7 अगस्त 1975 रात के ठीक 1:30 बजे चाइना के हिनान प्रोविंस में बने बेंचाओ डैम के कंट्रोल रूम में तब भगदड़ मचना शुरू होती है जब बाहर टाइफून नीना शिद्दत से बारिश बरसा रहा था। ये दुनिया का सबसे खौफनाक तूफान था जो पिछले 72 आवर्स से इतना पानी बरसा चुका था जितना इस पूरे इलाके में एक साल में भी नहीं बरसता। वो डैम जिसको चाइनीज ऑफिशियल्स घमंड से आयरन डैम कहते थे, उसमें अब हर गुजरते घंटे कई फीट पानी भरता जा रहा था। कंट्रोल रूम में लगे वाटर लेवल गेजेस की सुई डेंजरस रेड जोन को क्रॉस कर चुकी थी और डैम के रिजर्वायर में पानी का दबाव अपनी आखिरी हदों को तोड़ रहा था। इंजीनियर्स के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि डैम के सभी स्पिलवे गेट्स को फुल कैपेसिटी पर खोल दिया जाए ताकि पानी बाहर निकल सके। लेकिन जब कंट्रोल रूम में मौजूद इंजीनियर्स ने घबराए हुए हाथों से गेट ओपनिंग लीवर खींचा तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। स्पिलवे गेट्स बरसों के जंग और कचरे की वजह से जाम हो चुके थे, जिनको मैकेनिकल गियर्स की मदद से खोलना अब इम्पॉसिबल था। अब इस सूरत में कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स ने फौरन लोकल गवर्नमेंट और हायर ऑफिशियल से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाहर तूफान ने बिजली के खंभों और टेलीग्राफ लाइंस को उखाड़ दिया था। फिर वही हुआ जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, बेंचाओ डैम की दीवार एक जोरदार धमाके से टूट गई। 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी सुनामी की तरह आगे बढ़ा और तबाही मचाना शुरू कर दी। लेकिन कौन जानता था कि बेंचाओ डैम के टूटने से एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू होने वाला है जिसको इमेजिन करना भी मुश्किल था। पर आखिर आयरन डैम यानी जमाने का सबसे मजबूत डैम पहली ही आजमाइश में कचरे का ढेर कैसे बन गया, ये जानने के लिए हमें 25 साल पीछे 1950s में जाना पड़ेगा। बेंचाओ डैम की बुनियाद 1950s में रखी गई थी। ये वो दौर था जब चाइना ने हुआई रिवर बेसिन में बार बार आने वाले सैलाबों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट शुरू किया। प्लान था कि बेंचाओ डैम पहाड़ों से आने वाले तेज पानी को जमा करेगा और उसके नीचे डाउन स्ट्रीम पर 60 से ज्यादा छोटे बड़े डैम्स बनाए जाएंगे। यानी बेंचाओ डैम पूरे रीजन के डैम नेटवर्क के लिए एक सेफ्टी वॉल्व का काम करेगा। इस डैम नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए उस वक्त के सोवियत यूनियन के टॉप डैम बिल्डिंग इंजीनियर्स को बुलवाया गया। बेंचाओ डैम की ऊंचाई 118 मीटर रखी गई और इसे बनाने में हजारों मजदूरों ने दिन रात काम किया। आज की मॉडर्न टेक्निक्स के बजाय इस डैम की दीवार को कंक्रीट नहीं बल्कि स्पेशल क्ले से बनाया गया था, जो उस वक्त दुनिया भर में डैम बनाने के लिए सबसे मशहूर टेक्निक थी। मिट्टी से बना डैम बेशक कंक्रीट जितना ही मजबूत होता है, लेकिन इसमें एक मसला होता है कि अगर पानी डैम को ओवरफ्लो करके बाहर निकला तो डैम की आउटर वॉल्स गीली होकर कमजोर हो जाएंगी। जब ये बनकर तैयार हुआ तो ऑफिशियल अथॉरिटीज ने इसे टाइबा यानी द आयरन डैम का लक़ब दिया। उनका दावा था कि ये डैम इतना मजबूत है कि अगले 1000 साल में आने वाले किसी भी बड़े से बड़े तूफान को आसानी से झेल सकता है। लेकिन इस पूरे जोश और गरूर के बीच एक ऐसी आवाज थी जिसने इस आयरन डैम के वजूद पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ये आवाज थी चैन शिंग की, जो चाइना के सबसे माहिर और एक्सपर्ट हाइड्रोलॉजिस्ट में से एक थे। चैन शिंग ने जब आयरन डैम के ब्लूप्रिंट्स और कैलकुलेशंस का बाकायदा जायजा लिया तो उन्होंने बिना किसी डर के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को वार्न किया कि इस डैम के डिजाइन में एक बहुत ही खौफनाक और भयानक कमी रह गई है। चैन शिंग की कैलकुलेशंस के मुताबिक डैम में कम से कम 12 स्पिलवे गेट्स होने चाहिए थे ताकि किसी भी इमरजेंसी में पानी को तेजी से निकाला जा सके। उन्होंने वार्निंग दी कि अगर गेट्स कम हुए तो पानी डैम के ऊपर से बहने लगेगा और मिट्टी से बना ये डैम कोलैप्स होने में 1 मिनट भी नहीं लगाएगा। लेकिन अफसोस, चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स उन दिनों सोवियत इंजीनियरिंग के घमंड में पागल थे। उन्हें ये बातें फजूल लगने लगी और उन्होंने चैन शिंग को मायूसी फैलाने वाला शख्स करार दे दिया। 12 गेट्स की जगह सिर्फ 5 स्पिलवे गेट्स बनाए और चैन शिंग को इस पूरे प्रोजेक्ट से ही निकाल बाहर किया। लेकिन उनकी दी हुई वार्निंग वक्त के साथ गायब नहीं हुई। 20 साल तक ये आयरन डैम अपनी जगह पर खामोश खड़ा रहा।
चैन शेंग की दी हुई वार्निंग वक्त की धूल में कहीं खो गई, लेकिन फिर आया अगस्त 1975 जब तबाही ने पैसिफिक ओशन के समंदर में अपना पहला कदम रखा। इस तबाही का नाम था टाइफून नीना। 4 अगस्त 1975 को टाइफून नीना चाइना के कोस्टल रीजन से टकराया। स्टैंडर्ड वेदर मॉडल्स के मुताबिक जब भी कोई तूफान समंदर से निकलकर जमीन पर आता है तो उसकी शिद्दत तेजी से कम होने लगती है। वेदर फोरकास्टिंग टीम्स को भी लग रहा था कि हिनान प्रोविंस तक पहुंचते पहुंचते ये तूफान दम तोड़ देगा, लेकिन जैसे ही ये तूफान हिनान प्रोविंस के इलाके में दाखिल हुआ, वहां नॉर्थ से आने वाली ठंडी हवाओं से इसका टकराव हो गया। इस टकराव की वजह से हुआ ये कि हिनान के पहाड़ों के बीच ये मॉन्स्टर तूफान अचानक फंस गया और वहां अटक कर इसने ठीक ठाक तबाही मचाना शुरू कर दी। 5 अगस्त की दोपहर से हिनान के आसमान से पानी नहीं बल्कि एक अजाब बरसना शुरू हुआ। आपको बताता चलूं कि इस इलाके में पूरे साल में तकरीबन 800 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन टाइफून नीना ने सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर 1000 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा दिया। यानी पूरे साल का पानी सिर्फ एक ही दिन में जमीन पर गिर चुका था। पीक आवर्स में तो हालत ये थी कि एक घंटे में 190 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। 6 अगस्त की रात तक आयरन डैम के पीछे बना आलीशान रेजरवॉयर छलकने के करीब पहुंच चुका था। रेजरवॉयर में पानी का लेवल हर घंटे कई फीट के हिसाब से बढ़ रहा था। आयरन डैम की 20 साल पुरानी दीवार पर अब अरबों टन पानी का शदीद दबाव पड़ने लगा और 12 गेट्स की जगह सिर्फ 5 गेट्स होने का खौफनाक अंजाम अब काफी करीब था। 6 अगस्त की आधी रात घना अंधेरा, बिजली की कड़क और बरसता हुआ अजाब। आयरन डैम के कंट्रोल रूम में मौजूद स्टाफ के माथे पर पसीना टप टप बरस रहा था। रेजरवॉयर में पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि अब वो डैम की ऊपरी सतह से सिर्फ चंद इंचेस दूर था। वाटर लेवल गेजेस रेड लाइन को क्रॉस कर चुके थे। इंजीनियर्स को पता था कि अगर अभी के अभी स्पिलवे गेट्स नहीं खोले गए तो पानी दीवार के ऊपर से बहने लगेगा, और अगर ऐसा हो गया तो मिट्टी से बने इस डैम को तबाह होने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। उन्होंने इमीडिएटली लोकल गवर्नमेंट और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को इमरजेंसी टेलीग्राफ मैसेज भेजने की कोशिश की ताकि स्पिलवे गेट्स खोलने की ऑफिशियल क्लियरेंस ली जाए। लेकिन यहाँ होता है सबसे बड़ा टेक्निकल कोलैप्स। तूफान की वजह से पूरे इलाके के टेलीग्राफ पोल्स पहले ही जमी बोझ हो चुके थे। फोन लाइंस डेड थीं, ट्रांसमिशन लाइंस टूट चुकी थीं, कम्युनिकेशन सिस्टम 100% फेल हो चुका था। उनका बाहर की दुनिया से तमाम राब्ता कट चुका था। ज्यादा देर होने के डर से कंट्रोल रूम के स्टाफ ने ऑफिशियल परमिशन का वेट किए बिना ही खुद से गेट्स खोलने का फैसला किया। वो भागते हुए गेट कंट्रोल मैकेनिज्म्स पर गए और हैवी आयरन लिवर को घुमाने की कोशिश की, लेकिन काफी जोर लगाने पर भी गेट्स ना खुल सके। गेट्स जाम हो चुके थे। बरसों से मेंटेनेंस ना होने, जंग लगने और नीचे जमा होने वाली मिट्टी की वजह से हैवी मैकेनिकल गेयर्स ने काम करना बंद कर दिया था। अरबों गैलन पानी के शदीद दबाव ने उन गेट्स को बिल्कुल लॉक कर दिया था। 5 गेट्स में से सिर्फ कुछ गेट्स आधे खुल सके, लेकिन वो काफी नहीं थे। हर गुजरते सेकंड डैम में जितना पानी दाखिल हो रहा था, बाहर उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा निकल पा रहा था। रात के 12:30 बजे पानी ने डैम के टॉप स्ट्रक्चर के ऊपर से बहना शुरू कर दिया। उसके बाद आयरन डैम की मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता पानी के रास्ते में घुलने लगी। यही वो पॉइंट था जब डैम का कोलैप्स होना बिल्कुल तय था। अब इंतजार सिर्फ वक्त का था, वो वक्त जिसकी उल्टी गिनती चल पड़ी थी। 7 अगस्त 1975 रात के 1:30 सन्नाटे को चीरते हुए एक ऐसी खौफनाक आवाज आई जैसे पहाड़ के अंदर कोई एटॉमिक बॉम्ब फट गया हो। बेंचाओ डैम का 400 मीटर लंबा हिस्सा एक ही झटके में जमी बोझ हो गया। रिजर्वायर में जमा 600 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी 1 मिनट के अंदर बाहर निकल आया। ये कोई आम सैलाब नहीं, बल्कि ये 30 फुट ऊंची पानी की एक खौफनाक दीवार थी जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नीचे मौजूद हस्ती बस्ती आबादियों को खत्म करने के लिए बढ़ रही थी। इंसान, मकानात, ट्रेन्स और बिजली के खंभे सब इस पानी के सामने मिट्टी के खिलौने साबित हुए।
रात की गहरी नींद में सोते हुए हजारों लोगों को बचने या चीखने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन असली खौफ अभी भी बाकी था। बेंचाओ डैम से निकलने वाली ये ताकतवर पानी की दीवार जब आगे बढ़ी तो रास्ते में आने वाले दूसरे डैम्स पर एक के बाद एक जाकर टकराई। सबसे पहले इसने शिमोंटन डैम को अपनी लपेट में लिया, जो आयरन डैम के टूटने के ठीक 1 घंटे बाद कोलैप्स हो गया। इसके बाद एक ऐसा खौफनाक डोमिनो इफेक्ट शुरू हुआ जिसने पूरे रीजन को ही तबाह कर दिया। टेंशिंग डैम, बोगो डैम, एक के बाद एक टोटल 62 डैम्स ताश के पत्तों की तरह ढहते चले गए। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया पूरी तरह पानी में डूब चुका था। स्वीपिंग और जुमाडियन समेत हजारों बस्तियां हमेशा के लिए नक्शे से गायब हो गईं। 8 अगस्त 1975 की सुबह जब सूरज निकला तो जमीन पर मंजर किसी अजाब का नक्शा पेश कर रहा था। जहां कभी हस्ती बस्ती आबादियां, खेत और बाजारें थीं, वहां अब दूर दूर तक सिर्फ पानी, मिट्टी और तबाही नजर आ रही थी। पहले ही झटके में तकरीबन 26,000 लोग पानी में डूबकर अपनी जान गंवा चुके थे, लेकिन असली ट्रेजेडी तो अभी शुरू होने वाली थी। तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस सैलाब से मुतासिर हुए। लाखों लोग बिना खाने पीने के साफ पानी और छत के दरख्तों की शाखों और बची कुची छतों पर पानी के बीच फंसे हुए थे। रास्ते और रेलवे ट्रैक्स पूरी तरह तबाह हो चुके थे, जिसकी वजह से जमीनी रास्ते से मदद पहुंचाना बिल्कुल नामुमकिन था। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने खाना फेंकना शुरू किया, लेकिन ज्यादातर रिलीफ मटेरियल गंदे पानी में गिरकर खराब हो गया। दिन गुजरते गए और गर्मी की शिद्दत बढ़ती गई। कीचड़ में हजारों लाशें और जानवर सड़ने लगे और इस गंदे पानी ने एक बहुत ही खौफनाक अजाब को जन्म दिया, टाइफाइड और डायसेंट्री। पानी से फैलने वाली इन बीमारियों ने फंसे हुए लोगों को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। लोग पीने के साफ पानी के लिए तरस रहे थे और गंदा पानी पीने पर मजबूर थे। बीमारियों और कहत साली की वजह से हर दिन हजारों लोग दम तोड़ने लगे। डूबने से जितनी मौतें हुई थीं, उससे कई गुना ज्यादा मौतें सैलाब के बाद फैलने वाली बीमारियों और भूख की वजह से हुई। अनऑफिशियल एस्टिमेट्स और बाद में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे हादसे में टोटल जान गंवाने वालों की तादाद 2,30,000 तक जा पहुंची। इंसानी तारीख में डैम कोलैप्स का इतना बड़ा जानी नुकसान पहले कभी नहीं देखा गया। इतने बड़े हादसे के बाद एक्सपेक्टेड था कि न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चलेंगी, दुनिया भर से इमरजेंसी मदद आएगी और इंटरनेशनल लेवल पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा चाइनीज गवर्नमेंट ने इस पूरे हादसे पर सख्त स्टेट सेंसरशिप लगा दी। मीडिया को सख्त हिदायत दी कि बेंचाओ डैम और हिनान के सैलाब पर एक लफ्ज भी नहीं छापा जाएगा। न्यूज़पेपर्स, रेडियो और ऑफिशियल रिकॉर्ड से इस हादसे का वजूद ही मिटा दिया गया। यहाँ तक कि इस पूरे इवेंट को टॉप सीक्रेट गवर्नमेंट आर्काइव्स में दफन कर दिया गया। सरकार ने पूरी जिम्मेदारी टाइफून नीना यानी एक कुदरती आफत पर डाल दी, लेकिन अपनी गलती को दुनिया के सामने आने ही नहीं दिया। हिनान के लोग जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पूरे खानदानों को डूबते हुए देखा था, उन्हें भी इस ट्रेजेडी पर खुलकर बात करने की इजाजत नहीं थी। सबसे हैरानी की बात यह थी कि 30 साल तक दुनिया को पता ही नहीं चला कि 1975 में इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है। लेकिन इस कहानी से पर्दा तो आखिरकार उठना ही था, और वो वक्त आया 20 साल बाद 1995 में। ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें आयरन डैम डिजास्टर का सच पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। रिपोर्ट में साफ एक्सपोज किया गया कि अगर हाइड्रोलॉजिस्ट चैन शिंग की वार्निंग को माना गया होता और मेंटेनेंस पर ध्यान दिया गया होता तो आज 2,30,000 लोग जिंदा होते। लेकिन एक एनजीओ की रिपोर्ट से चाइनीज गवर्नमेंट कहां प्रेशर में आने वाली थी। पर इसके बाद लाइन से कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसने बेंचाओ डैम डिजास्टर को लेकर चाइनीज गवर्नमेंट के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहली वजह थी थ्री गॉर्जस डैम। 1990s के एंड में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट थ्री गॉर्जस डैम बनाने जा रहा था। फॉरेन इन्वेस्टर्स, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल इंजीनियरिंग फर्म्स इस प्रोजेक्ट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने से पहले डर रहे थे।
उनका कहना था कि चाइना के डैम्स का सेफ्टी रिकॉर्ड क्लियर नहीं है और बेंचाओ डैम का र्यूमर अभी भी दुनिया में चल रहा है। दूसरी वजह थी लीक्ड डॉक्यूमेंट्स। 1990s के आखिर में और 2000s के स्टार्ट में चाइना में इंटरनेट आने के बाद गवर्नमेंट की सेंसरशिप में लूप होल्स पैदा हुए। हिनान प्रोविंस के लोकल ऑफिशियल्स, रिटायर्ड इंजीनियर्स और विक्टिम्स के घर वालों ने इंटरनल इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्स, मेमो फाइल्स और फोटोज स्कैन करके इंटरनेशनल फोरम्स पर लीक करना शुरू कर दिए। इसके अलावा 1998 में चाइना में यांगसी रिवर पर एक खौफनाक सैलाब आया जिसमें 4000 से ज्यादा लोग मारे गए। इस हादसे ने भी चाइनीज गवर्नमेंट को मजीद प्रेशर में डाल दिया। इन वजूहात ने चाइनीज लीडरशिप को इस पॉइंट पर ला खड़ा किया कि अब इस राज को छुपाना मजीद फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह होगा। आखिरकार साल 2005 में चाइनीज गवर्नमेंट ने ऑफिशियली इस डिजास्टर के डॉक्यूमेंट्स को डी क्लासिफाई किया और दुनिया के सामने माना कि ये सिर्फ कुदरती आफत नहीं थी बल्कि ह्यूमन एरोगेंस और सिस्टम फेलियर का सबसे बड़ा नमूना था। आज बेंचाओ डैम को दोबारा से मॉडर्न टेक्निक्स और मैसिव स्पिलवे गेट्स के साथ रीबिल्ड कर दिया गया है, लेकिन रू रिवर के किनारे बने मेमोरियल स्टोन्स आज भी उन 2 लाख से ज्यादा बेगुनाह लोगों की याद दिलाते हैं जिनकी जान एक छोटी सी जिद, घमंड और नेग्लिजेंस की वजह से चली गई। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।